हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए, जो हम यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज भी हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मतलब जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें आपका एक क्वेश्चन होगा आपका वन टॉप फैक्टर से। हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि वन टॉप फैक्टर क्या होता है। उसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का वाइब्रेशन मोड उसमें कैसे निकालते हैं, एंड लास्ट में कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगी, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठे, इनका यहाँ पे डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है आपका वन टॉप फैक्टर। तो लास्ट ईयर देखो, जो आपका 8 अगस्त 2021 में जो साइंस का पेपर हुआ था, उस पर वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर फॉर 0.1। यहाँ पे आइडियल था 0.1 आइडियल सॉल्यूशन विल बी, यानी यहाँ पे वन टॉप फैक्टर की वैल्यू बतानी है फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि वन टॉप फैक्टर क्या होता है। वन टॉप फैक्टर होता है कि देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में सपोज आपके पास है कोई यहाँ पे सॉल्वेंट है, सपोज आपके पास यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है, इस पर आप ऐड कर रहे हो किसी सॉल्यूट को, इस पर आप किसी सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, दोनों मिला के आपस में क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सॉलिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपने इसमें सॉलिड को डिसॉल्व किया, कि सॉलिड के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल इस पर डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने पार्टिकल इस पर एसोसिएट हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है आपका वन टॉप फैक्टर। तो वन टॉप फैक्टर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, उसके पार्टिकल कितने आपस में डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने एसोसिएट हो रहे हैं। तो डिसोसिएशन क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में जैसे सॉल्यूशन में जाएंगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उस पर कैटायन और एनायन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, तभी तो वहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। अगर इसको तो बोलते हैं हम डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या हो गया आपका, टूटना। सेकंड होता है आपका एसोसिएशन, यानी जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल, एसोसिएशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया आपका 2AB, अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल A2AB के हैं तो आपस में एसोसिएट होके यहाँ पे एक कंपाउंड बनाएंगे A2AB का होल ट्वाइस। यानी जो फर्स्ट वाला है ये तो डिसोसिएट हो रहा है और सेकंड वाला क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड का जो भी मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन होना, यानी उसका टूटना, और एसोसिएशन मीन्स उसका आपस में कॉम्बाइंड होना। ठीक। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, इसको नोट कर लेना, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन यहाँ पे देख लेना आप, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी जो भी मॉलिक्यूल है उसका जैसे आप उसको सॉल्यूशन में डालते हो, जो भी सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, तो वो कितना आपस में डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है आफ्टर, और उसको पहले कितना डिसोसिएट एसोसिएट होता है उसके बारे में यहाँ पे वन टॉप फैक्टर इन्फॉर्मेशन देता है। सपोज यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है NaCl। NaCl यहाँ पे एक सॉल्यूट है, जैसे आपने इसको सॉल्यूट में डिसोसिएट किया तो ये तो हो गया आपका, ये किस में डिसोसिएट होगा, ये टू पार्टिकल में डिसोसिएट होगा। एक हो गया आपका Na पॉजिटिव एंड सेकंड हो गया आपका Na नेगेटिव। ये तो हो गया आपका बिफोर वाला, ये तो हो गया आपका बिफोर वाला, ये हो गया आपका आफ्टर वाला, ये हो गया आपका आफ्टर वाला। तो यहाँ पे NaCl है, बिफोर है, जब 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 ये नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में था। उसके बाद सेकंड हो गया यहाँ पे आपका अब नॉर्मल, यानी आप टोटल कितना डिसोसिएट हो गया। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, 2, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना है यहाँ पे, 1। तो 2, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 1 आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो NaCl के लिए आई की वैल्यू यानी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। बट यहाँ पे पूछ रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करना, जितने भी हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उनके लिए वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू 1 होती है, आई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वाले कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन में ना तो डिसोसिएट होते हैं, ये सॉल्यूशन में ना तो डिसोसिएट होते हैं और ना ही ये सॉल्यूशन में एसोसिएट होते हैं, तभी इनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 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 ग्लूकोज हो गया, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 होती है। यूरिया हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। जैसे सुक्रोज हो गया, इन सभी की वैल्यू क्या होती है,
वन होती है। ये सभी मॉलिक्यूल आपस में ना तो डिसोसिएट होते हैं और ना ही आपस में एसोसिएट होते हैं, तो इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। बट सेकंड है यहाँ पे NaCl। NaCl क्या है, जैसे आप इसको सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे तो ये टू पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव NaCl नेगेटिव। जैसे एक कंपाउंड आपका है K2SO4। K2SO4 को जैसे आप सॉल्यूशन में डिसोसिएट करोगे तो ये किस में डिसोसिएट हो गया, 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर यानी ये वाला, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। इसके लिए कितनी आ रही है आई की वैल्यू, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे ये तो हमने केस पढ़ा डिसोसिएशन का, इसमें दो क्वेश्चन आपके एसोसिएशन के भी बनते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, जैसे आप इसको एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन, यहाँ पे दो केस बनते हैं, इनको नोट कर लेना। एंड सेकंड बनता है आपका एसिटिक एसिड जैसे CH3COH डिजोल्व इन वाटर। तो यहाँ से आई की वैल्यू पूछता है इसमें, इसके लिए भी आई की वैल्यू पूछेगा जब आप आई को यानी जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करते हो और जब आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो। तो यहाँ पे देखो जो एसिटिक एसिड है ये तो आपका पोलर कंपाउंड है, पोलर यानी जिसपे चार्ज होता है CH3C+OH, इस पर तो चार्ज होगा, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, यानी इस पर तो चार्ज कंपाउंड है। और जो बेंजीन है, जो आपका बेंजीन वाला मॉलिक्यूल है C6H6, ये नॉन पोलर होता है, ये हो गया आपका नॉन पोलर और ये हो गया आपका पोलर, क्योंकि यहाँ पे आप पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर में डिसोसिएट कर रहे हो तो इसमें तो डिजोल्व तो होगा नहीं। तो इस पर क्या होगा, जो जो भी हमारे एसिटिक एसिड है इसके मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, एसोसिएट हो जाते हैं। इसके मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे CH3C+OH और एक मॉलिक्यूल और जैसे C+OCH3OH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन गया आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे बन गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे क्या हो रहा है, इस पे दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जा रहे हैं, इस पे दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे दो कितने मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, 2। तो इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पे देखो कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं। CH3 इसके 2 मॉलिक्यूल थे, CH3COH का होल ट्वाइस, CH3COH का होल ट्वाइस, ये जैसे एसोसिएट होगा तो ये वैल्यू देगा CH3COH का होल ट्वाइस। इस पर हम जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि ये वाले पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ से आई की वैल्यू होगी आपकी आफ्टर एसोसिएशन होगी 2, और बिफोर एसोसिएशन कितना है, क्योंकि वाले 2 को कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसके लिए आई की वैल्यू आ गई आपकी 1। आई की इसकी 1 मिनट, ये हो गया आपका 1 मिनट, यहाँ पे कुछ वो चल रहा है स्टोइकोमेट्रिक, ये वाला नंबर को आप जो एसोसिएशन के केस में नहीं लेते हो, बट ये वाले नंबर को आप एसोसिएशन के केस में लेते हो। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको तो आप वो टोटल 1 एज्यूम करोगे, क्योंकि इसको हम ओनली 1 एज्यूम करते हैं, और इसको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.5। तो इसको निकालने, और ये तो हो गया हमारा एसिटिक एसिड इन बेंजीन के केस में। बट आपको एसिटिक एसिड इन वाटर के केस में पूछेगा, तो एसिटिक एसिड कैसा है यहाँ पे, पोलर कंपाउंड, और वाटर भी कैसा होता है आपका पोलर कंपाउंड। दोनों पोलर मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इन द केस ऑफ वाटर, तो एसिटिक एसिड वहाँ पे निकलता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएशन होकर यहाँ पे दो कंपाउंड देता है, दो आयन CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 1+2, 1+1 इज इक्वल टू 2, तो 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसोसिएट करते हो तो यहाँ से आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है। जैसे आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिसोसिएट करते हो तो इन द केस ऑफ आई की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 आती है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हो, इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी कोई कंपाउंड ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, उन केस में आई की वैल्यू यानी वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। अगर और इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी होती है, एसोसिएशन के केस में लेस देन 1, और इन द केस ऑफ डिसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ग्रेटर देन 1। इन तीनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है, बट फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। इन द केस ऑफ डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। इन द केस ऑफ, ये तो हो गया आपका डिसोसिएशन के केस में। ये किसके केस में हो गया,
डिसोसिएशन के केस में। बट इन द केस ऑफ एसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1+1/n -1 अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हो गया आपका एसोसिएशन के केस पे, ये वाला फॉर्मूला एसोसिएशन के केस पे और ये वाला फॉर्मूला डिसोसिएशन के केस पे। बट आप वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है MgCl2, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आई की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 2Mg प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। तो ऐसे आई की वैल्यू कितनी आ गई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो रहे हैं, 1+2 = 3 और बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1। तो ऐसे आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो ऐसे इनको कैलकुलेट करते हैं। तो अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फिनॉल रिएक्टिव विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसको फिर से इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर, जब फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, जब बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पे ब्रोमीन के पास पूछ रहे हैं, इस पर 2 कंडीशन होती है। इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक मिनट देखो, ये हो गया आपका फिनॉल, इसकी रिएक्शन एक बार आप कर रहे हो ब्रोमीन के साथ और सेकंड में भी कर रहे हो आप यहाँ पे ब्रोमीन के साथ। बट यहाँ पे सेकंड वाले में एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो और फर्स्ट वाले में यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हो। अगर इसको आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो, नॉर्मल अमाउंट में लेते हो, तो यहाँ पे हम कंपाउंड लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे CH2, CCl4 एंड CCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। बट यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में लेगो तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों रिएक्शन को आपको लिखना है। यानी जब आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, भी वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट भी लिखा हो सकता है या नॉर्मल कंडीशन में भी लिख सकता है। बट जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट जब आप ब्रोमीन को लेते हो तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे देखो, जो फिनॉल है, फिनॉल में से जो ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके पास ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा, बेंजीन इनको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बेंजीन इनको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे जो इसके आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक जी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ये हो गया आपका बेंजीन। अगर इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस वाले ग्रुप को बोलते हैं हम आर्थो और इस ग्रुप को बोलते हैं हम बेटा, इस ग्रुप को बोलते हैं हम पैरा, इस ग्रुप को फिर से बोलते हैं हम बेटा और इस ग्रुप को बोलते हैं हम आर्थो। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम आर्थो। तो जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फिनॉल कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, जो भी अपकमिंग ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, अपकमिंग ग्रुप हमेशा अटैक करेगा इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जो ब्रोमीन है, यहाँ से ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ब्रोमीन क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है तो यहाँ पे ये अटैक करते हैं। तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ से आपको एक कंपाउंड, यहाँ से आपको 2 कंपाउंड मिलते हैं ब्रोमीन फिनॉल। एक तो हो गया इसका आर्थो प्रोडक्ट एंड सेकंड हो गया इसका OH और पैरा प्रोडक्ट। बट ये तो था कब, जब आपने फिनॉल की रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कराई, यानी CH2 के साथ कराई। बट जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन एक्सेस अमाउंट में करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो यहाँ से आपको मिलता है बेंजीन, फिनॉल और इसके तीनों पोजीशन में आर्थो एंड सेकंड आर्थो और पैरा, इन तीनों पोजीशन पे Br ग्रुप अटैक करता है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं आप, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया आपका इसके रिस्पेक्ट में 2, ये हो गया आपका 4 एंड ये हो गया आपका 6। तो इसको बोलते हैं आप 2, 4, 6, कितने ब्रोमीन है 3, तो इसको बोलते हैं आप ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसको क्या बोलते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे OH के ग्रुप में इसको बोलते हैं हम आर्थो, तो इसको बोलते हैं आर्थोब्रोमोफिनॉल। और यहाँ पे इसके ग्रुप में इसको बोलते हैं पैरा, तो इसको बोलते हैं पैराब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे देखा होगा कि आपने एक्सेस अमाउंट में, वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, एक्सेस अमाउंट में। तो एक्सेस अमाउंट के केस पे यहाँ पे आपको 3 इसके तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप ऑक्यूपाइड होता है। क्योंकि जब आप जैसे आप इसको एक्सेस अमाउंट में लगोगे तो इसके तीनों पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। बट जैसे वहाँ पे क्या पता इस बार जो नॉर्मल वाला पूछ ले, जैसे आप ब्रोमीन की रिएक्शन CH2 के साथ करते हैं या CCl4 के साथ करते हैं या CCl3 के साथ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो हो गया आर्थो प्रोडक्ट, एक होता है आपका पैरा प्रोडक्ट। अब इसमें भी जो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट है, इसमें भी 2 कंडीशन बनती है, कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, यानी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो,
ये हो गया आपका OH ग्रुप, ये हो गया आपका ब्रोमीन ग्रुप। ये दोनों क्या है, आपस में नज़दीक है यहाँ पे, यानी एक दूसरे के नियर है। अगर एक दूसरे के नियर है तो दोनों में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। आपस में रिपल्सन होगा तो स्टेरिक हिंडेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंडेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राउडनेस यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही। उससे क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो पैरा के पोजीशन पे, पैरा के रेस्पेक्ट में ये हो गया आपका OH ग्रुप और ये हो गया आपका ब्रोमीन ग्रुप। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में, यानी दोनों एक दूसरे से दूर है। अगर दोनों एक दूसरे के दूर है तो इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस यानी रिपल्सन कम हो रहा है। तो पैरा वाला प्रोडक्ट ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू आर्थो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, फिनॉल रिएक्टिव विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं लिखा होता तब उस केस में कौन सा होता है, आर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल। तब वहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड होता है यहाँ पे, वाइब्रेशन मोड फाउंड इन द CO2 मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशन मोड को यहाँ पे निकालने का इसको निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। सपोज अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, तो उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 3n-5। 3n-5, यहाँ पे n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एटम, ना इसमें कितने एटम टोटल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ से CO2 है, CO2 कैसा होता है आपका लीनियर मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O। तो ये देखो ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये कैसा आपका लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने आइटम है, 1 2 3। तो यहाँ से 3 × 3 - 5, तो ये हो गया आपका 9 - 5 = 4। तो कौन से ऑप्शन में 4 इज द फर्स्ट आंसर। ये तो था आपका लीनियर के केस में। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर के केस पे इसको वाइब्रेशन मोड को निकालने का फॉर्मूला होता है 3n-6। सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल है आपका अमोनिया, NH3 कैसा आपका नॉन लीनियर है, यानी ये हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसा होगा आपका, ये हो गया आपका नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर इस पर देखो, ये सभी एक लीनियर में नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर। तो यहाँ से टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4। तो 3 × 4 - 6, ये हो गया आपका 12 - 6 = 6। तो NH3 के केस पे टोटल कितने वाइब्रेशन मोड आ रहे हैं आपके, 6। इन दोनों फार्मूले को आप याद कर लीजिए, इससे आपका फार्मूला निकल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है तो वहाँ पे आता है आपका 3n-5। अगर लीनियर है तो वहाँ पे आता है आपका 3n-5। अगर नॉन लीनियर है तो वहाँ पे आता है आपका 3n-6। जैसे आपका H2O मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये भी कैसा आपका नॉन लीनियर है। तो इसको कैसे निकालोगे आप, 3 इंटू यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम। इस पर टोटल कितने एटम है, 3। तो 3 - 6, तो ये हो गया आपका 9 - 3 6 = 3। तो H2O के केस में कितना आ रहा है आपका, 3। ये स्ट्रक्चर आपको कोई भी कंपाउंड है, लीनियर है नॉन लीनियर है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, फिनॉल की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हो तो यहाँ से आपको ये आर्थोबेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको ऑब्टेंड हो रहा है। इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हो गया आपका CH3 ग्रुप, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और ये हो गया आपका फिनॉल ग्रुप। तो जो CHO ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू OH। तभी हम यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये वाले पोजीशन को आर्थो बोलते हैं। ये हो गया आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर आपके CHO ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रायमर-टीमन रिएक्शन, यानी RTR रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। जैसे आपने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की, CH3 के साथ, और उसके बाद NaOH के साथ किया, फिर उसके बाद आपने इसको हाइड्रोलिसिस किया, तो यहाँ से आपको एक कंपाउंड मिलेगा बेंजीन, और इसके रेस्पेक्ट में फिनॉल, इसके रेस्पेक्ट में CHO ग्रुप। ये हो गया आपका RTR रिएक्शन। इससे रिलेटेड एक और रिएक्शन होती है, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो, CO2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यानी NaOH, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ से आपको कंपाउंड मिलता है फिनॉल एंड C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। यहाँ पे अगर, तो इसको बोलते हैं हम कोल्बे रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या है, देखो जब आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो वहाँ से आपको मिल रहा है आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक हाइड्राइड।
इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका एक कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं आप सैलिसिलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैलिएल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिएल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? अगर आरटीआर रिएक्शन है तो उसके केस में यहाँ पे आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑप्टेंड होता है। अगर कोल्बी रिएक्शन है तो वहाँ पे आपको सैलिसिलिक एसिड ऑप्टेंड होता है। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फर्स्ट है, ये हो गया आपका सेकंड। एक बार और रिवाइज कर लो। जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ से आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑप्टेंड होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। और सेकंड है आपके कोल्बी रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन क्या होती है? जब आप फिनॉल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो वहाँ से आपको ऑप्टेंड होता है सैलिसिलिक एसिड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन क्या होता है? गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन होता है कि देखो, जैसे आप फिनॉल की जैसे आप बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ करते हो, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हो, और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ से आपको कंपाउंड मिलता है CHO। यहाँ से आपको कंपाउंड मिलता है CHO, यानी बेंजल्डिहाइड। यहाँ से आपको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। इसको बोलते हैं हम गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। जब आप बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ से आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड को बनाने की मेथड है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है? जैसे आप RHC की रिएक्शन यानी अल्काइल हाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से आपको मिलता है RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी जब आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से आपको मिलता है RMgX, RMgX। सपोज यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है CH3Cl, जैसे आपने इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3MgCl, CH3MgCl इज द राइट आंसर। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक